इस वीडियो में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके वर्तमान में चीफ कौन है, साथ ही ईडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फर्स्ट जान लेते हैं कि ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ईडी को हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होती है। चलिए अब जानते हैं कि ईडी क्या है, ये क्या होती है। तो दोस्तों ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ईडी भारत की एक खुफिया जांच एजेंसी है जो भारत में संबंधित व्यक्ति, इकाई या विदेशों में संपत्ति मामला, मनी लॉन्ड्रिंग या आय से अधिक संपत्ति मामलों की जाँच करता है। ईडी संस्था ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों में जांच करती है। इस एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार भी होते हैं। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग क्या है आगे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ईडी का मुख्यतः काम फेमा 1999 और पीएमएलए 2002 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटिंग के मामलों की जाँच करना ईडी के दायरे में शामिल है। दोस्तों फेमा और पीएमएलए भी क्या है, इस पॉइंट को भी हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि ईडी का क्या काम होता है। तो ईडी का मुख्य कार्य देश में वित्तीय संबंधित मामलों की जांच करना है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा खरीदता है या विदेशी संपत्ति खरीदता है तो उसकी जांच करने का कार्य भी ईडी का होता है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यह एक भारत की गुप्त प्रकार की एजेंसी होती है जिसका कार्य वित्तीय संबंधित अपराधों पर पूर्ण रूप से नजर रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग, भारत में विदेशी संपत्ति या अन्य प्रकार की गैर संवैधानिक संपत्ति से संबंधित मामलों की पूरी सही तरीके से जांच करना। जिस प्रकार आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करती है, जो कि एक काफी लोकप्रिय संस्था भी है, उसी प्रकार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का काम होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, भारत में आर्थिक कानूनों का पालन करवाना, आर्थिक अपराधी कम करना और उन अपराधियों से निपटने का काम करती है ईडी। ईडी के पास काला धन के कारोबार में छिपे हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाने का के अलावा आपराधिक कार्यों से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना एवं उन पर उचित दंड लगाने का अधिकार भी प्राप्त होते हैं ईडी के। दोस्तों ईडी के क्या क्या अधिकार है ये आपको समझाया गया है, लेकिन ये किस कानून के अंतर्गत कार्य करती है यानी कि फेमा पीएमएलए आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है चलिए जानते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी तरीकों से बड़ी मात्रा में धन अर्जित करने और उसे फाइनेंशियल सिस्टम में डालने को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यानी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने की प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों से ही कई बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, नेता करोड़ों से लेकर अरबों तक के फ्रॉड करते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। चलिए अब जान लेते हैं ईडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को, जैसे कि ईडी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई वर्ष 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। यानी कि वर्ष 1956 में ईडी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईडी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईडी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। वहीं बात की जाए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो ऊपर में ही मैंने आपको कितनी बार बताया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ईडी वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजस्व विभाग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और पूछ दिया जाए दोस्तों कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर तरीके से क्वेश्चन को आप जरूर नोट करते जाए। तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के चीफ कौन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर यानी कि चीफ संजय कुमार मिश्रा है, जो कि एक आईआरएस ऑफिसर है। दोस्तों आईआरएस क्या है, यह इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है।
दोस्तों ये आईएएस और आईपीएस जैसे ही एक पोस्ट होती है, भारत की ये पोस्ट है, तो आप जरूर नोट कर ले। साथ ही दोस्तों एक पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले कि ईडी के विशेष निदेशक सीमांचल दास ये भी एक आईएएस ऑफिसर भी है, लेकिन डायरेक्टर की बात की जाए दोस्तों तो संजय कुमार मिश्रा जी है। दोस्तों ईडी के अधिकारियों से रिलेटेड एक पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय में अधिकारियों का चयन आईएएस, आईपीएस तथा आईआरएस रैंक के अधिकारियों में से ही किया जाता है। बात की जाए दोस्तों आईआरएस, तो आईआरएस का फुल फॉर्म इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है और आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस, जबकि आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो तीनों ही जरूर आप नोट कर ले। दोस्तों जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करवाया जा रहा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में है, जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख है। साथ ही दोस्तों इस निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर जिनके संयुक्त निदेशक है। वहीं निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय की बात की जाए कहाँ कहाँ स्थित है, तो यह भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत और शिमला में स्थित है, जिनके प्रमुख उप निदेशक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि इतने सारे कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। 5 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय और उप क्षेत्रीय कार्यालय है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को जान लेते हैं, ईडी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्तों ईडी को पहले प्रवर्तन निकाय वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था। आरंभ में केवल मुंबई और कलकत्ता में ही इसकी शाखाएं थी तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई वर्ष 1960। इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय किन कानूनों के अंतर्गत अपना काम करती है और कैसे करती है। तो दोस्तों ईडी 5 कानूनों के अंतर्गत अपना काम करती है, चलिए जानते हैं। पहला दोस्तों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के अंतर्गत अपना कार्य करती है। यह अधिनियम क्या कहता है, चलिए जानते हैं। फेमा 99 यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह एक बहुत ही विशेष रूप का नियम है। यह अधिनियम 1 जून 2000 में लागू किया गया था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच निपटान प्रवर्तन निदेशालय की जांच पड़ताल नामित प्राधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक जांच होती है, जिसमें यदि उल्लंघन सिद्ध होता है तो उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति धर्म इकाई के ऊपर उस उल्लंघन के दौरान से 3 गुना राशि तक की आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यह एक सेटलमेंट का नियम है, मतलब यदि आप इसमें दंडित पाए जाते हैं तो पैसे की लेन देन करके मामले को सेटलमेंट किया जाता है, लेकिन याद रहे यह सेटलमेंट जुर्म के 3 गुना राशि से अधिक होती है। दोस्तों ये थी फेमा 99 अधिनियम क्या कहता है, इसमें क्या क्या नियम है। दूसरा अधिनियम है दोस्तों धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002। यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। यह पूर्णतः रूप से कई सारे संशोधनों के बाद वर्ष 2002 पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह की जाती है। जांच के दौरान या उसके बाद यदि यह पाया जाता है कि उससे संबंधित व्यक्ति या इकाई ने जो भी संपत्ति एकत्र की है या जुटाई है या बनाई है वह PMLA में सूचित या दर्ज नहीं करवाई गई है, तो 28 कानूनों की धारा 156 में दंडित अपराधों के फलस्वरूप जितनी भी इकट्ठा की गई तथा उसके बाद उसका शोधन यानी कि लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, तो उस स्थिति में ऐसे संपत्ति को पूर्ण रूप से जब्त तक किया जा सकता है। और अंत में उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसे संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है, यानी सरकारी खातों में चला जाता है सभी पैसा और वह संपत्ति उस व्यक्ति से पूरी तरह से छीन ली जाती है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि फेमा 99 अधिनियम क्या है और दूसरा अधिनियम PMLA 2002 अधिनियम क्या कहता है और इसमें क्या कानून है। तीसरे अधिनियम की बात की जाए तो यह विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस
31 मई 2002 तक जारी किए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31 मई 2002 तक न्यायालय में डायरी किया जाता है और न्यायालय न्याय संगत फैसला करते हैं इस अधिनियम के तहत। चौथा है कोफेपोसा के तहत प्रायोजक एजेंसी। इसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 कोफेपेसा के तहत इस निदेशालय को एमईएमए के उल्लंघनों से संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है ईडी के अधिकारियों को। पांचवें अधिनियम की बात की जाए तो ये है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से भाग गए हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिदेशित किया गया है। दोस्तों, इस नियम को कब लाया गया था और क्यों लाया गया था? आर्थिक अपराध करके विदेश भाग जाने के बढ़ते मामले को देखते हुए वर्ष 2018 में सरकार फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लेकर आई और 21 अप्रैल वर्ष 2018 से ईडी को इस कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया। दोस्तों, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम इसमें किस बिजनेसमैन को आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप दोस्तों आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि ईडी किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है और ये सभी अधिनियम क्या कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप जरूर नोट कर ले। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए फेरा 1973 जो कि एक नियामक कानून था उसे निरसित कर दिया गया और 1 जून वर्ष 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रवर्तन अधिनियम 1999 फेमा लागू की गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए बना और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1 जुलाई 2005 से प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए को परिवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। दोस्तों, ये फेमा और पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए जान लेते हैं। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जबकि पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए क्या है चलिए जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की पीएमएलए 2002 में उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लेकर आई थी और वर्ष 2005 में ईडी को इस कानून के इस्तेमाल की अनुमति मिली। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। दोस्तों, यह किस प्रकार से लागू और किस प्रकार से पीएमएलए आई ये तो जान लिए। अब चलिए जानते हैं कि पीएमएलए है क्या। यह आपराधिक कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए लाया गया है। ईडी को पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए उसे जांच करने, संपत्ति को अटैच करने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, शेष अदालत के आदेश से संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होता है ईडी के पास। आई होप दोस्तों जितने भी ईडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में आपको कवर करवाया गया है। आप समझ पाए हो सभी पॉइंट्स को। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।